हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। तो कैसे हो आप सब लोग। आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और नया कंसेप्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो सेमेस्टर 1 वाले बच्चे हैं उनके लिए एक स्पेशल सीरीज मैंने स्टार्ट करी है बिजनेस लॉ करके। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 वाले बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए बिजनेस लॉ की सीरीज बनाई जा रही है। और इस सीरीज के अंदर हम टोटल अभी तक 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं अपने फर्स्ट यूनिट के। आज हम इसका 4th लेक्चर कवर करने जा रहे हैं और मैं यहाँ पर 1 मिनट इसको चेंज करके आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4th। आज हम 4th लेक्चर अपना कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसके अंदर आज हम सीखेंगे कि कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन के एसेंशियल्स क्या है और उसके साथ साथ लॉफुल ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एक चीज और बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे बाकी के वो 3 लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया है, तो वहां पे जाकर आप बाकी के 3 वीडियो लेक्चर्स को वॉच कर सकते हो। बाकी 3 लेक्चर हो जाएंगे तो ये 4th लेक्चर आप देख सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, अगर किसी भी बच्चे को नोट्स परचेज करने हैं बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के सेमेस्टर 1 के, तो नोट्स रेडी हो चुके हैं। इंग्लिश मीडियम में नोट्स बन चुके हैं। जो भी बच्चा बाय करना चाहता है वो व्हाट्सएप नंबर पे जाके कॉन्टेक्ट करके नोट्स को परचेज कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नीचे डाल दिया है, लिख दिया है, और साथ ही साथ बोर्ड के ऊपर मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया है। इस नंबर पे जाके आप मैसेज करना व्हाट्सएप पे कि सर हमको बिजनेस लॉ सेमेस्टर 1 के नोट्स बाय करने हैं। मिनिमम प्राइस रखा गया है 150 से 200 के आसपास है। वैसे 150 रुपीज के अंदर आपको नोट्स मिल जाते हैं और जिसमें सारे चैप्टर्स कवर होंगे और सारा इजी एक्सप्लेनेशन में आपको सब चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी लेना चाहते हैं नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पीडीएफ बनाइए, वो 200 रुपीज के दोनों लेते हो तो कॉम्बो में आपको नेगोशिएट हो जाएगा। तो जो लेना चाहते हो जाके मैसेज करके पता कर लेना। चलिए आज शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4th जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हम आज क्या सीखेंगे कि कंसिडरेशन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन। हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, मैंने बताया था ना, लेक्चर नंबर 3, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख लो। तो लेक्चर 3 में हमने पढ़ा था कि कंसिडरेशन से पहले मैंने आपको बताया था एक ऑफर होता है, एक एक्सेप्टेंस होता है। ऑफर और एक्सेप्टेंस ये सब क्या होते हैं और ये जो है एक कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है वो सब चीज पढ़ाई थी। बस वही थोड़ा सा रिमाइंड करूंगा पहले कंसिडरेशन बताने से पहले। सबसे पहले आप ये समझो, देखो ये है पर्सन ए। पर्सन ए जो है ये ऑफरर है। अब देखो सुनो, इसको आप ऑफरर भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको आप दूसरे लैंग्वेज में ऑफरर के साथ साथ आप प्रपोजल भी बोल सकते हो या प्रपोजर भी बोल सकते हो, प्रपोजर, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हो एक्सेप्टर। क्या? एक्सेप्टर। आप इसको एक्सेप्टर भी बोल सकते हो। तीनों नाम बोल सकते हो, ऑफरर, प्रपोजर, एक्सेप्टर, तीनों एक ही बंदा होता है, ए। अब ए जो है वो किसी दूसरे बंदे को, यानी कि ए जो है वो बी को, मान लो इस बी बंदे को एक ऑफर देता है, तो ए यानी ऑफरर या प्रपोजर या एक्सेप्टर तीनों एक ही मतलब होता है। अगर ये ऑफरर एक बंदे को ऑफर दे रहा है तो उसका नाम क्या होगा? इसको बोलेंगे एक्सेप्टेंसी। ये एक्सेप्ट कर रहा है ऑफर, यानी कि ये ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एक्सेप्टेंसी हो जाएगा। या फिर इसको दूसरे नाम से बोलेंगे तो इसको ऑफरी बोल सकते हैं, ऑफरी, ठीक है। ये ऑफरर और ये ऑफरी, ठीक है। ये प्रोमिसर, ये प्रोमिसी भी बोल सकते हो। एक और नाम बोल सकते हो प्रोमिसर, ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप प्रोमिसर नाम बोलो और इसको बोलो प्रोमिसी, प्रोमिसी, ठीक है। ये प्रोमिसी हो गया, ये प्रोमिसर हो गया। ए ने बी को एक क्या करा? ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? जैसे ए ने कहा मेरे पास एक लाल कलर की बाइक है, वो आप खरीद लो 20,000 रुपए में, और बी ने उसके ऑफर को क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया। यानी जो बी है प्रोमिसी है, उसने प्रोमिसर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो बी उसको क्या देगा? 20,000 रुपए, और यहां से ये इसको क्या देगा? बाइक देगा। अब इन दोनों के बीच में देखो किस चीज का रिटर्न हो रहा है। ए ने बी को क्या दिया? ए ने बी को 20,000 रुपए कैश दिए, नहीं, ए ने बी को क्या दिया? बाइक दी होगी, यानी ए ने बी को क्या दिया? बाइक। अच्छा, अब बी ने रिटर्न में क्या दिया? बी ने ए को रिटर्न में क्या दिया होगा? कैश, या हो सकता है यूपीआई कर दिया होगा। कितने रुपए? 20,000 रुपए। समझे? देखो, अगर कोई आपको कुछ देता है तो उसके बदले में आपको भी उसे समथिंग इन रिटर्न्स देना पड़ता है।
यानी जब आपको कोई ऑफर देगा, कुछ आपको बेच रहा है, कुछ दे रहा है, तो आपको उसके बदले में क्या देना पड़ेगा? इन रिटर्न्स समथिंग, कुछ तो आपको रिटर्न देना पड़ेगा। जब तक आप उसको रिटर्न नहीं दोगे, यानी जैसे आपने बी से रिटर्न में कैश लिया, तो जब तक बी ने कैश रिटर्न नहीं दिया ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कब बोलेंगे? जब कोई चीज किसी को रिटर्न में दी जा रही हो, जैसे यहां पे हो रहा है, ए ने बी को बाइक दी, तो बी ने रिटर्न में क्या दिया? कैश दिया। तो यही चीज कहलाती है कंसिडरेशन। समझ में आया? कंसिडरेशन क्या होता है? जैसे आपने किसी को कुछ दिया और उससे आपने बदले में कुछ लिया। बार्टर सिस्टम पढ़ा है अपने इकोनॉमिक्स में। बार्टर सिस्टम में क्या होता है? जैसे मान लो मुझे जूतों की जरूरत है, सामने वाले के पास बहुत सारे जूते हैं और उसको चाहिए एक अम्ब्रेला, छाता चाहिए, तो मैं उसको जूते दे दूंगा, मैं उसको शूज गिफ्ट दे दूंगा, या फिर पैसों की तरह मैं शूज दे रहा हूं और वो बदले में इन समथिंग रिटर्न्स वो क्या देगा? अम्ब्रेला। बार्टर सिस्टम यही तो होता था। यानी जब आप किसी को कुछ दोगे, जैसे मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसको बदले में मेरे को क्या दोगे? या तो व्यूज दे दोगे, लाइक्स दोगे, शेयर कर दोगे मेरी वीडियो, सब्सक्राइब कर दोगे मेरे चैनल को, यानी समथिंग इन रिटर्न। मुझे क्या मिल रहा है बदले में? मैं प्रॉमिसर, मैंने प्रॉमिस किया कि आप जो फोन चला रहे हो, इस फोन को मुझे दे दो 20,000 में। मैंने आपको 20,000 दे दिया और आपने मुझे अपना फोन दे दिया, यानी समथिंग इन रिटर्न क्या आया? फोन आया। इसको बोला जाता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का सिंपल सा मतलब होता है जब आप किसी को कुछ देते हो और समथिंग इन रिटर्न्स में कुछ पाते हो, उसको कंसिडरेशन बोला जाता है। इसमें दो पार्टी का होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात, इसमें दो पार्टीज होना कंपलसरी है, ए और बी, और दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें कुछ ना कुछ एक दूसरे को समथिंग इन रिटर्न्स में मिल रहा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, यानी इनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, वरना अनइनफोर्सेबल हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो यहां पर देखो कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या है? कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न, बस इतनी है। कंसिडरेशन क्या होता है? जहां पर दो पार्टी होती है, एक पार्टी दूसरे को कुछ ऑफर करती है और जो प्रॉमिसी होता है वो समथिंग इन रिटर्न में देता है किसको? प्रॉमिसर को। यही होता है कंसिडरेशन। समझ आए? चलो, ये तो समझाने के लिए था, इसको भूल जाओ। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ए वैलिड कंसिडरेशन। वैलिड कंसिडरेशन के इंपॉर्टेंट रूल्स, भाई बहुत जरूरी रूल्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कंसिडरेशन कब हो सकता है उसके रूल्स बता रहा हूं, कब नहीं होगा वो रूल आप समझ जाओगे। कब होगा? पहला पॉइंट है मस्ट बी एट डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर ऑफरर। कहने लगा कि जो भी कंसिडरेशन होता है ना, कंसिडरेशन में जो प्रॉमिसर होता है, प्रॉमिसर जो भी चीज आपको ऑफर कर रहा है उसको कभी भी चेंज मत करो, उसको वैसा का वैसा रहने दो। जैसे मैंने बोला मैं आपको एक लाल कलर की चमचमाती बाइक दूंगा, अगर आप मुझे 20,000 दोगे, आपने 20,000 दिए, मैंने वो लाल चमचमाती बाइक आपको दे दी। यानी कि अगर आप उसको कलर चेंज करने को बोलते कि मेरे को येलो वाली दे दो, मेरे को ब्लू दे दो, या रेड की जगह कुछ और दे दो, तो फिर ये प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता। कॉन्ट्रैक्ट कब कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कब कहलाएगा? ये कंसिडरेशन कब कहलाएगा? वैलिड कंसिडरेशन। जब प्रॉमिसर या ऑफरर जो कुछ ऑफर कर रहा है, उसकी जो डिजायर है, उसकी जो डिजायर है वो वही आपको ऑफर करेगा और वही एज इट इज आपको एक्सेप्ट करना है। समझ में आया? पहला। दूसरा, मे मूव फ्रॉम द प्रॉमिसर और अदर पर्सन। देखो कहता है कि प्रॉमिसर ने जब आपको कुछ ऑफर देगा, उस ऑफर को आगे अनदर पर्सन को भी मूव कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कहा कि आपको मैं एक लाल चमचमाती बाइक दूंगा अगर आप मुझे 20,000 रुपए दोगे। आपको ये बाइक मान लो नहीं चाहिए, आपने किसी तीसरे पर्सन को, सी पर्सन को कहा कि भाई मेरा एक दोस्त है, ऐसे ऐसे है, वो 20,000 रुपए दोगे तो एक चमचमाती बाइक देगा, और हो सकता है उसको बाइक की जरूरत हो, तो वो 20,000 जो सी है वो बी को देगा, उसको बाइक चाहिए सी को क्योंकि, और जो बी है वो पैसा लेके ए के पास आएगा, यानी मेरे पास आएगा। मैं चमचमाती बाइक पैसों के बदले बी को दूंगा और बी ले जाके सी को दे देगा। कहने का मतलब है कि जो प्रॉमिसी है वो और अनदर पर्सन दोनों की तरफ मूव कर सकते हैं हम दोनों, इसको कंसिडरेशन बोला जाता है। बस कंसिडरेशन में क्या होता है, चाहे आप बाइक लो चाहे वो सी पर्सन बाइक लेगा, फर्क नहीं पड़ता, बस कंसिडरेशन में समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। समझ रहे? अगला पॉइंट है कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन है ना, पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। कैसे भैया, कैसे बताओ? पास्ट यानी मान लो आपने 10 साल पहले मुझे 10,000 रुपए दिए थे और आज आपको कोई सामान चाहिए जो कि 10,000 वाली कीमत का है। अब मैं आपसे पैसे थोड़ी मांगूंगा, मैं बोलूंगा कि आपको ये ले जाओ, आपने पैसे पास्ट में दे रखे हैं, इसको बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न, जो कि पहले दे चुके हैं पास्ट में। फ्यूचर में कैसे हो सकता है? मान लो आपने मुझसे कुछ सामान खरीदा, मान लो मैं टमाटर बेचने वाला हूं, मैं हाँ भाई टमाटर बेचने वाला हूं, मैं गरीब आदमी, मैं टमाटर बेचता हूं।
आपने कहा कि भैया ये टमाटर कैसे दिए, मैंने बोला भाई मैंने टमाटर 50 रुपए किलो दिए। आपने बोला एक काम करो टमाटर आज दे दो, पैसे में 2 हफ्ते बाद दे दूं चलेगा? मैंने बोला ले जा भाई, पड़ोस का मामला ले जा। तो जब आप पैसे मुझे फ्यूचर में दोगे और प्रेजेंट में आप क्या खरीद रहे हो, सामान खरीद रहे हो, तो इसको बोलते हैं कंसिडरेशन। यानी आप मेरे को कुछ किसी के बदले में दे रहे हो ना, टमाटर के बदले पैसे तो दोगे ना, आज नहीं कल दोगे, यानी फ्यूचर में दोगे, कंसिडरेशन है, यानी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। फिर प्रेजेंट में भी ऐसे ही होता है। अगला पॉइंट आता है कैन बी एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूटरी, यानी जो भी आपका वैलिड कंसिडरेशन होगा वो एग्जीक्यूट कब होगा, जब आपका एक प्रॉमिसर और एक प्रॉमिसी दोनों के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा और दोनों के बीच में क्या होगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। दोनों किसी को कुछ दे रहे हो और समथिंग इन रिटर्न आ रहा हो, तब इसको बोलेंगे एग्जीक्यूट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को सही से। ठीक, अगला पॉइंट है नीड नॉट बी एडिक्वेट। देखो जरूरी नहीं है कि हर कंसिडरेशन एडिक्वेट होना चाहिए। एडुकेट का मतलब होता है इक्वल, एडुकेट का मतलब क्या होता है, इक्वल। इसको आप समझो, इसको आप ऐसे समझो, एक पर्सन है ए, ठीक है, हाँ इसको सुनो, एडुकेट वाले टॉपिक को इसको आप ऐसे समझो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ऐसे समझो, एक पर्सन है ए जिसकी एक बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, अंबानी जैसी कंपनी है। कंपनी का जो टर्नओवर है ना वो कितना है, मान लो 50 करोड़ का, 50 CR का। कम लग रहा है, कम लग रहा है, 500 करोड़ कर दूं? तो कंपनी का जो टर्नओवर है मान लो 500 CR है, 500 करोड़ है। अब तो बड़ी लग रही है, कम लग रही है, बड़ी कर दूं और बड़ी कर दूं। कंपनी का टर्नओवर 5000 करोड़ है, छोटी लग रही है, और बड़ी कर दूं। कंपनी का टर्नओवर 5 लाख करोड़ है, छोटी लग रही है, और बड़ी कर दूं, छोटी है। सुनो, एक आदमी है ये जिसका कंपनी है और कंपनी का टर्नओवर कितना है, 5, यार इतनी बड़ी डिजिट करवा दी ना कि मैं भी बोल रहा हूँ, 5 लाख करोड़। ठीक है, अब इसका एक दोस्त है रामलाल, इसका दोस्त कौन है, रामलाल। ठीक है, रामलाल को इसकी कंपनी पे दिल आ गया, रामलाल का इसकी कंपनी पे दिल आ गया, रामलाल चाहता है मैं इसकी कंपनी को खरीद लूं। यानी ये क्या है, ऑफरर, और ये क्या हो जाएगा, ऑफरी। ये प्रॉमिसी, ये प्रॉमिसर। ठीक है, अब रामलाल जो है ये चाहता है कि मैं इसकी कंपनी को खरीद लूं। कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, 5 लाख करोड़। अब ये कहता है कि भाई मैं तुझे इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा, मैं तुझे दूंगा सिर्फ 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ इस कंपनी के बदले में मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा, रामलाल कहता है। अब बता क्या तू मुझे कंपनी बेचेगा? तो ये जो ए है ना, पागल थोड़ी है, पागल थोड़ी है, मगर ये ए है ना, इसको कंपनी बेचने को तैयार हो जाता है। ऐसे कैसे हो गया भैया, 5 लाख करोड़ की कंपनी 10 करोड़ में बेच दी, कौड़ियों के भाव बेच दी भाई इसको। तो अब इसने इसको कंपनी, मुझे नहीं पता किस वजह से बेची, क्या मजबूरी थी इसकी, मगर इतनी बड़ी कंपनी को ये खुशी खुशी 10 करोड़ में मान गया देने के लिए। तो यानी कि देखो क्या ये अमाउंट इक्वल है, 50 करोड़ की टर्नओवर को 10 करोड़ में ले रहा है, 50 लाख करोड़ की, 5 लाख करोड़ की टर्नओवर को 10 करोड़ में ले रहा है, क्या ये दोनों अमाउंट इक्वल है? नहीं है ना। इसी को बोलते हैं नॉट नीड टू बी एडवोकेट, यानी जो कंसिडरेशन होता है ना इन दोनों के बीच का जो कंसिडरेशन है ना, जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, अमाउंट बराबर होना चाहिए, इक्वल जरूरी नहीं है। कभी कभी कंसिडरेशन में कुछ लॉस या कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं। हो सकता है ये और ये एक दूसरे के मंगेतर और फियोंसी हो। हाँ भाई समझो मेरी बात, मान लो ए जो है ये एक तरीके का गे है, समझे? अगर ये गे है तो इसका ये क्या हो जाएगा, फियोंसी, और इसका ये मंगेतर हो जाएगा। तो अपनी मंगेतर और फियोंसी को तो गिफ्ट दे ही सकता है ना भाई, तो दे दिया उसने 5 लाख करोड़ 10 करोड़ में, क्या जा रहा है? तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? तुमको नहीं देता क्या कोई इतना बढ़िया गिफ्ट? इसको मिल गया भाई, सुनो नसीब वाले हैं। अब जब यहाँ पर कंसिडरेशन हुआ तो ये कंसिडरेशन कैसा है, अनइक्वल। क्या है, अनइक्वल। और अनइक्वल को बोलते हैं यहाँ पर एडवोकेट, यानी कि जरूरी नहीं है कि कोई भी कंसिडरेशन इक्वल ही होना चाहिए, कि भैया तू भी 5 लाख करोड़ देगा तो तू भी 5 लाख करोड़ देगा, जरूरी नहीं है, कोई मैंडेटरी कंपलसरी नहीं है। अपनी खुशी से दे रहे हो वो मैटर करता है। यानी कि ये आदमी जो है इससे जो कंपनी ले रहा है, तो ये आदमी अपने दिल से खुशी से अपनी फियोंसी मान के उसको, क्योंकि है तो गे, अपनी फियोंसी मान के उसको फ्री में चीजें दे रहा है, खुश हो गया, दिल आ गया उसके ऊपर, बस वो कुछ देखा ही नहीं चाहता। इसने इसको बस लाल बिंदी लाल जोड़े में अपनी फोटो भेज दी और ये बंदा खुश। ये बंदा चाहता है बस मैं अब चाहिए तो यही चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं चाहिए मुझे। कितने में भी कंपनी खरीदे फ्री में भी दे दूंगा मैं तो उसको, पागल हो गया भाई इसके पीछे।
समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं जहां पर आप प्यार से अपने दिल की सुन के कंसिडरेशन करते हो, जहां पर आप इक्वालिटी नहीं देखते, पैसा नहीं देखते, वो कंसिडरेशन कहलाता है एडवोकेट कंसिडरेशन। और यहां पर लिखा है साफ साफ कि जरूरी नहीं है कि एडवोकेट कंसिडरेशन ना हो या फिर हो, ठीक है, चलता है, सब चलता है। आगे अगला पॉइंट है मस्ट बी समथिंग यू आर नॉट ऑलरेडी लीगल बाउंड टू डू। कह रहा है कि काफी बार, कभी कभी ऐसा भी होता है जहां पर ना आप इलीगल तरीके से कुछ कर देते हो जो कि लीगल नहीं है, मगर एक इलीगल है, फिर भी आप कंसिडरेशन कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी चालान में फंस गई, मेरे को ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, कहने लगे आपने हेलमेट नहीं लगाया, चलो चालान काटेंगे आपका, आपकी गाड़ी सीज कर देंगे। मैंने बोला भाई कुछ ले दे के जुगाड़ कर लो। मैंने निकाली जेब से, निकाला पैसा, मैंने बोला यार 500 रुपए हैं, साइड में बात कर लेते, कुछ चाय पानी पी लेते हैं साइड में आके। मैंने क्या करा, मैंने ना थोड़ा सा मामले को रफा दफा करने के लिए सुलटाने की सोची। क्या ये लीगल है? एक बात बताओ, एक ट्रैफिक पुलिस वाले को मैं रिश्वत दे रहा हूँ, एक ब्राइब दे रहा हूँ, क्या ये लीगल है? नहीं है ना। यानी कि कोई ऐसी चीज आप कर रहे हो जो ऑलरेडी लीगल नहीं है मगर फिर भी आप उसको कर रहे हो, तो वो कहलाता है कंसिडरेशन। वो कंसिडरेशन उस पोस्ट के हिसाब से तो इलीगल है मगर चलता है भाई, इंडिया में सब चलता है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाने के पर्पज से करना मत, बोलना मत भैया जाके रिश्वत दे। तो भाई मुझे तो बाइक आती भी नहीं है चलाने, मेरे घर में बाइक है ही नहीं, सही बता रहा हूँ। सुनो आगे लिखा उसके बाद मस्ट बी रियल और पॉसिबल। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया आपके घर में बाइक नहीं है, बाइक नहीं चलानी आती, हो सकता है प्राइवेट चार्टर खड़ा हो हाथ, या फिर प्राइवेट बाइक की जगह गाड़ी खड़ी हो। भाई कुछ भी नहीं यार, क्यों नहीं समझते? सुनो कह रहे हैं भैया तो फ्लेक्स कर रहे हैं भाई। सुनो कह रहा है कि मस्ट बी रियल और पॉसिबल, यानी कि आपने वो कहानी सुनी है, मैं तुम्हारे लिए ना चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। तो भाई जो चीज पॉसिबल नहीं है ना, तो लड़की भी बोलेगी ऐसे अबे रहने दे, चांद तारे 50 रुपए के गोलगप्पे खा लिए थे कल मोनू के, बिल देने में रोने लगा था तू, ऐसे बोलती है लड़कियां। तो जो चीज प्रैक्टिकल और रियल में प्रूफ हो सकती है ना, सिर्फ वही चीज कंसिडरेशन में आएगी, वरना नहीं आएगी। अगर आप कंसिडरेशन के लिए ये बोल दो कि मैं समथिंग इन रिटर्न में आपको गुलाब के फूल की जगह, ये अग की जगह मैं आपको चांद तारे लाके दे दूंगा तोड़ के, भाई कहां से लाओगे? कहां से लाओगे? जेब से निकाल के दे दोगे क्या? तो कंसिडरेशन में रियलिटी और प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंसिडरेशन नहीं होगा। मान लो एक डेड बॉडी पड़ी है मेरे आगे, मैंने बोला अगड़म बगड़म जादू मंत्र हो जा छू छू कलंतर और इस डेड बॉडी को कर दे जिंदा, डेड बॉडी जिंदा हो जाएगी? मेरे ऐसे करने से डेड बॉडी जिंदा हो जाएगी? मैं जितने भी नशे कर लूंगा डेड बॉडी ही रहेगी, वो जिंदा नहीं होगी। और जब डेड बॉडी जिंदा नहीं होगी तो मैं इसको कैसे कह सकता हूँ कि कंसिडरेशन है? प्रैक्टिकल तो है ही नहीं ना भाई, कोई मरी हुई लाश को कैसे जिंदा कर सकता है? प्रैक्टिकल है कोई? तू कह इसमें कोई सेंस है? कॉमन सेंस है? कोई सा भी सेंस नहीं है ना इसमें, तो कैसे कह सकता हूँ कि ये मुर्दा जिंदा हो जाएगा, अभी खड़ा होकर नाचेगा है, कजरारे करेगा? कैसे कह सकता हूँ भाई? नहीं कह सकता। तो यानी कि मस्ट बी रियल और पॉसिबल, जो रियल है और जो प्रैक्टिकल है सिर्फ वही चीजें कंसिडरेशन में आएगी, वरना नहीं आती। समझ में आ रहा है? आ रहा है? यहाँ आ रहा है? सॉरी मैं भूल गया था, लड़कियों का दिमाग यहाँ नहीं है, नीचे आ रहा है। मजाक कर रहा भाई, मैं जानता हूँ ये बहुत वाहियात जोक है, आई एम सो सॉरी, सभी लड़कियों से दिल से माफ कर देना इस जोक के लिए, घुटनों में दिमाग नहीं होता, मैं जानता हूँ। सुनो आगे लिखा है उसके बाद मस्ट बी लॉफुल, यानी कि जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। कानून की नजरों में ना वो ऐसा होना चाहिए कि कानून बोले कि हाँ तू कुछ दे रहा है, तू कुछ ले रहा है, तो लेन देन दोनों में चल रहा है, तो यानी कि कंसिडरेशन है। समझ में आया? ठीक है आगे आ जाते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, यहां पर आपको समझने की जरूरत है। एक छोटा सा केस समझो, मान लो मैंने बोला था तुम्हें कि मैं 20,000 रुपए दूंगा अगर तुम मेरे को अपने हाथ वाला ये वाला फोन मुझे बेच दोगे, तो मैं 20,000 दे सकता हूँ। मैंने आपको 20,000 दिए कैश, मेरा पीए आया, आपको 20,000 देके गया ना, अब आप मेरे को फोन दे दो। आपने मुझे फोन दिया और बाद में जब मैं फोन चला रहा था बढ़िया पबजी खेलने लगा, तब देखा मैंने फोन तो डेड पड़ा है, खराब हो गया फोन, 2 दिन के अंदर फोन खराब, यानी आपने मुझे खराब फोन दिया था और 20,000 रुपए भी ले लिए। तो अब मैं आपके ऊपर सू कर सकता हूँ, समझे? मैं आपके ऊपर क्या कर सकता हूँ? सू फाइल कर सकता हूँ, केस कर सकता हूँ आपके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर घसीट सकता हूँ आपको। क्यों? क्योंकि आपने मुझे खराब फोन दिया। क्या मेरी जगह मेरा भाई, मेरी बहन या मेरा कोई रिश्तेदार या कोई तीसरा पर्सन आपके ऊपर फाइल कर सकता है सू? तो नहीं, इसको बोलेंगे नहीं, वो नहीं कर सकता। जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसको आपने सामान बेचा, वही आप पे इकलौता वही आदमी है जो आप पे सू करेगा, मतलब मैं। समझ में? सेम केस ऐसे ही हो सकता है। मान लो मैंने आपको एक चेक दिया 20,000 का, आपने मुझे फोन तो दे दिया, मगर मेरा चेक आपने बैंक में जब लगाया तो वो बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया। और जब चेक बाउंस हो गया तो भाई आपको आई गुस्सा,
आपने कहा मुझसे, आपने कहा कि सर आपका चेक बाउंस हो गया। अब मैंने बोला मैं क्या करूं, चेक तो चेक होता है, बाउंस हो गया, ऐसे बोल रहा हूं। तो आप मेरे पे केस कर सकते हो, आप मेरे पे सू कर सकते हो, समझ में आया? आपके अलावा आपकी कोई बहन, भाई, वो बॉयफ्रेंड वगैरह कोई और भी मेरे पे सू कर सकता है क्या? तो वो नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही इकलौते पर्सन हो जो सू कर सकते हो। इसको बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर जिसके साथ मिस हैपनिंग हुई है वही आप पे सू करेगा, फाइल करेगा, वरना नहीं कर सकता। दूसरा वही लिखा है मैंने, रूल क्या है, ओनली अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, वही पार्टी आप पे सू कर सकती है, कैन सू, जो कॉन्ट्रैक्ट में है, दूसरा नहीं कर सकता। एक स्ट्रेंजर बंदा आपके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट में जो नहीं है वो कैन नॉट सू, वो सू नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम बात कर रहे हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। देखो सरकार की नजरों में ना, सरकार कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाती है जो लॉफुल होते हैं और कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाती है जो अनलॉफुल होते हैं। लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसमें सरकार बोलती है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ये एग्रीमेंट माना जाएगा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनको अनलॉफुल की कैटेगरी में रखा जाता है, जो आप काम करते हो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा नहीं दिया जाता। तो ऐसी सरकार ने ऐसी सरकार ने 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक 5 आइटम्स की लिस्ट बना के दी है कि वो अगर काम करोगे, ऐसे काम करोगे, तो वो 5 काम अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। पहला काम क्या है, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। पहला क्या है, पहला काम है इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि जिसको लॉ के द्वारा फॉरबिडन कर दिया गया होगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परमिटेड हो सकता है, वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, यानी कि जो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो परमिटेड है, उसको लॉ नहीं मानता, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तीसरा इफ इट इज ए फ्रॉडेंटल, यानी कि कोई फ्रॉडेंटल वगैरह का केस है तो फिर उसको भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। या फिर क्या रखा है, इन्वॉल्व और इंप्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, यानी कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी या फिर आपको कोई सेल्फ इंजरी करने की कोई धमकी देता है या कोई ऐसी चीज बोल रहा है तो, और आपको लगता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में आपके साथ ऐसा हो सकता है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है या आपको नुकसान हो सकता है, तो उसको भी सरकार क्या बोलती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, यानी ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। लास्ट क्या कहता है, कोर्ट रिगार्ड्स इट इज सपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसीज, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो पब्लिक पॉलिसीज के अपोज है, यानी अपोजिट है, उसके खिलाफ है, जो पब्लिक पॉलिसीज फॉलो नहीं कर रहा, रूल नहीं मान रहा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी हम अनलॉफुल की लिस्ट में डालेंगे और इसको भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो वो 5 लिस्ट कौन सी है, ये वो 5 लिस्ट जिसको अनलॉफुल माना जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं लिखा जाता 1872 के द्वारा। ठीक है, ये वो 5 कॉन्ट्रैक्ट, समझ आए? आज की इस वीडियो में अब आपका यहाँ पर खत्म होता है कंसिडरेशन का पूरा टॉपिक। कल हम करेंगे फ्री कंसेंट, हमारा जो अगला पार्ट आएगा वो फ्री कंसेंट का आएगा। मैं छोटे छोटे पार्ट बना रहा हूं ताकि आपको देख के मजा सा आ जाए। फ्री कंसेंट के अंदर हम आगे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बस आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, अगली वीडियो आएगी कल और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। 150 रुपए के आसपास नोट्स का प्राइस है, 150, और उसमें आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ हमने एक इंपॉर्टेंट PYQ की पीडीएफ बना रखी है, सॉल्व्ड पीडीएफ है, कम से कम 40 के आसपास आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको वो भी बाय करनी है बिजनेस लॉ की तो वो भी आप ले सकते हो। और ये रे उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको ये दे रखा है ऊपर, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर गिवन दे दिया है, वहां पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको नोट्स वगैरह परचेज करने हैं तो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। एंड देखो अगर मेरे कोई जॉक से कोई ऑफेंड हो गया हो या फिर वो पढ़ाने का तरीका, एक तरीका है ना टीचर का सबका स्टाइल होता है, तो ऑफेंड मत होना प्लीज। बहुत बच्चे हो जाते हैं थोड़ा बहुत, तो ऑफेंड मत हुआ करो भाई। पढ़ाने का तरीका बस पढ़ो, एंजॉय करो, और आगे जिससे आपको पढ़ना है वहां से पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच। नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन करना है।